देखिए बेटा, आज की जो अपनी क्लास है उसके अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं और वो बेटा अपने पास आता है देख। हम टॉपिक पे बात करते हैं सबसे पहले, और टॉपिक बेटा अपने पास है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो बेटा, ये टॉपिक अपने पास था बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। जब हम बात कर रहे थे तो हमने एक टर्म पढ़ी थी m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। इसका मीनिंग होता था बेटा अपने पास बेटा कुछ टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा सा एरर आ रहा है, तो वेट करें आप। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंट। ये आपके पास आपने वैल्यू पढ़ी थी बेटा, और एक आपने रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का फॉर्मूला पढ़ा था mv डिवाइडेड बाई k। ये दो चीज बेटा आपने पढ़ी थी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और जो ये आपके पास था रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ये बेटा एक एप्लीकेशन थी। किसकी एप्लीकेशन थी? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। एक आपसे पूछ सकता है रॉकेट कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? तो याद रखना है बेटा, जो अपना रॉकेट होता है जो चलता है ये काम करता है, ये भी इसकी एप्लीकेशन है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, और ये भी बेटा आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। रॉकेट प्रॉब्लम कि जैसे रॉकेट आप छोड़ते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो जो आपके पास बेटा गैसेज होती हैं, धुआं होता है, वो नीचे की तरफ, रॉकेट किधर जाता है? ऊपर की तरफ। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर भी डिपेंड करता है। और दूसरा, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अगर आपसे पूछ ले कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये रॉकेट प्रॉब्लम किस प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है, तो रॉकेट प्रॉब्लम बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बेटा ये टॉपिक हमने पढ़ लिए थे, अब हम इसके पढ़ने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन बेटा अपने पास,
देखिए, अगर हम बात करते हैं तो अपने पास क्वेश्चन आता है बेटा, देखिए बेटा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। A neutron has having a mass 1.67 in 10 raised to power minus 27 kilogram and moving at speed 10 raised to power 8 meter per second collide with a deuteron at rest and sticks to it. If the mass of deuteron is 3.34 into 10 raised to power minus 27, तो find the speed of the combination. तो आपको बेटा कॉम्बिनेशन की स्पीड बतानी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अपने पास क्या क्या गिवन है। देखें बेटा, एक न्यूट्रॉन है। अगर न्यूट्रॉन की बात करता हूं तो मास ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास बेटा मैं लिख लेता हूं m1 के नाम से, m1, और इसका दे रखा 1.67 10⁻⁻27 किलो। ठीक है। स्पीड स्टार्टिंग में इसकी स्पीड दे रखी है 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो u1 की वैल्यू बेटा 10⁸8 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू आपको गिवन है। ये केस है न्यूट्रॉन के लिए, ये जो गिवन है अपने पास ये न्यूट्रॉन के लिए। अब बात करते हैं हम ड्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन की अगर बात करते हैं, ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है बेटा। ठीक है, ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन का जो मास है वो कहता है आपके पास m2 के नाम से लिख लो 3.34 इंटू 10⁻⁻27 किलो। ये है बेटा आपके पास ड्यूट्रॉन का मास। फिर कहता है कि एट रेस्ट कोलाइड विद ए ड्यूट्रॉन एट रेस्ट, तो इसका मतलब ड्यूट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकंड। कोलाइड करने के बाद कहता है कोलाइड विद ड्यूट्रॉन एट रेस्ट एंड स्टिक्स टू इट। स्टिक्स का मतलब होता है जैसे अपने पास बेटा ये न्यूट्रॉन है और ये अपने पास ड्यूट्रॉन है। ठीक है, जब दोनों आपस में कोलाइड करते हैं तो ये u1 स्पीड से, ये u2 से, तो u1 ये है और u2 बेटा 0। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन आके इसके साथ कोलिजन करता है तो ये दोनों एक हो जाते हैं, इसके अंदर धस जाता है। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलके दोनों क्या हो जाते हैं, सॉरी न्यूट्रॉन प्लस ड्यूट्रॉन स्टिक टू इट। स्टिक का मतलब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे, धस जाएंगे। तो स्टिक टू इट, तो दोनों की तो पहले अलग अलग न्यूट्रॉन था और ड्यूट्रॉन था, वो मिलके क्या हो जाएंगे, दोनों एक। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे और वो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ v। तो ये कोलिजन हुआ
कोलिजन के टाइम इनकी स्पीड क्या थी, अलग अलग, लेकिन कोलिजन के बाद बेटा स्टिक टुगेदर हो गए। तो स्टिक टुगेदर का मतलब होता है दोनों इकट्ठे होके एक बॉडी बनना, और एक बॉडी बनेगी तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे दोनों, तो ये भी वेलोसिटी से। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ एक बार। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 और इनटू क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब आसानी से लिख सकते हैं, देखो m1 की वैल्यू बेटा ये रही, m1 की वैल्यू 1.67 10⁻⁻27, u1 की वैल्यू कितनी होगी 10 की पावर 8, u2 की वैल्यू कितनी होगी 0, m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 अपने पास बेटा ये रहा। इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो m1 की वैल्यू 1.67 10⁻⁻27, m2 की वैल्यू 3.34 इंटू 10⁻⁻27 और इनटू आपके पास क्या आ जाएगा v। और इसने पूछा भी क्या है, फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो आपको कॉम्बिनेशन की क्या निकालनी है यहाँ पे, फाइनल स्पीड, जो आसानी से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बेटा डिपेंड कर रहा था अपने पास, तो ये क्वेश्चन था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर, ठीक है बेटा। तो अच्छे से समझ में आया होगा। सिर्फ हमने ये फॉर्मूला लगाना था कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू, कर लेंगे बेटा सभी इसको, रेज योर हैंड्स और जल्दी से उतार लें बेटा इसको सभी बच्चे, कर लेंगे सर। तो बेटा रब कर दो। यस सर। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, और इसके अंदर देखिए सबसे पहले क्या कहता है, ए हंटर हैज ए मशीन गन दैट कैन फायर 50 ग्राम बुलेट विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड। ये सबसे पहले आपके पास क्या कहता है कि एक हंटर है, एक शिकारी है, वो एक गन से फायर करता है, वो जो फायर करता है उस बुलेट का मास है 50 ग्राम। तो जो गिवन है बेटा हम उसको लिखते हैं सबसे पहले, तो मास ऑफ बुलेट, बुलेट का जो मास है बेटा वो अपने पास है 50 ग्राम, बात कर लिया यहाँ से। और वेलोसिटी ऑफ बुलेट है उसको मैं v के नाम से लिख लेता हूँ, और ये आ गई बेटा अपने पास 150 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ बुलेट है बेटा वो है अपने पास 150 मीटर पर सेकंड। अब अपने पास क्या कहता है, ए 60 kg टाइगर स्प्रिंग एट हिम, एक 60 kg का टाइगर है वो उसके ऊपर, उसको आता हुआ नजर आ रहा है, स्प्रिंग अटैक कर रहा है उसके ऊपर विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, जिसकी वेलोसिटी है वो क्या कहता है 10 मीटर पर सेकंड। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए हम स्मॉल से डिनोट कर लेते हैं, और अब मैं लिख लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ टाइगर, टाइगर की वेलोसिटी कैपिटल वी से लिख लिया, और ये होगी बेटा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और मास ऑफ टाइगर आपको कहता है कि मास ऑफ टाइगर इज इक्वल टू, वो है बेटा अपने पास 60 किलोग्राम। तो हाउ मेनी बुलेट्स मस्ट द हंटर फायर, कितने बुलेट वो शिकारी फायर करे इनटू टाइगर, टाइगर को, इन ऑर्डर टू स्टॉप हिम ट्रैक, कि उसको आसानी से स्टॉप कर सके, उसको चलते हुए को आसानी से रोक सके, या उसके ऊपर वो आसानी से अटैक कर सके। तो एक बात ध्यान से देखना कि हर एक बुलेट जब उससे पास होगी, हर एक बुलेट जब उससे पास होगी,
निकलेगी तो उसका मोमेंटम क्या होगा बेटा, चेंज। तो अगर हमने एक बात और भी पढ़ाई थी आपको कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आपके पास कितनी बुलेट वो हंटर उसके ऊपर फायर करे, तो देखें मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट्स वो बराबर होगा, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ आपके पास टाइगर के, तो वो आसानी से उसके ऊपर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो एक बात बताएं कि अगर बुलेट का मोमेंटम निकालूं मैं, बुलेट मोमेंटम बराबर हो जाए आपके पास टाइगर मोमेंटम, बुलेट मोमेंटम किसके बराबर हो जाए, टाइगर मोमेंटम, तो इसका मतलब तो वो आसानी से उसके ऊपर क्या कर सकता है, अटैक, और बुलेट मोमेंटम टाइगर मोमेंटम के क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो, और चेंज इन मोमेंटम मतलब फोर्स की वैल्यू जीरो, तो आसानी से वो क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, क्या कर जाएगा, स्टॉप। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जैसे वो शिकारी उस शेर के ऊपर जैसे ही फायर करेगा, तो जितना शेर की स्पीड बढ़ती आ रही उतनी ही अगर गोली की स्पीड बढ़ेगी और जल्दी अगर फायर होंगी, तभी उसको आसानी से क्या कर सकता है, वो उसको आसानी से रोक सकता है। तो इसका मतलब बुलेट मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए, टाइगर मोमेंटम के क्या होना चाहिए, बराबर। तो बुलेट का मोमेंटम निकालो, तो बुलेट का मास कितना है, स्मॉल m लिख लो, बुलेट की वेलोसिटी स्मॉल v, लेकिन ये एक बुलेट का है, जितनी बुलेट वो फायर करेगा तो मैंने आपको बता रखा कितने से मल्टीप्लाई करना बेटा, n से, तो नंबर ऑफ बुलेट होगी। टाइगर मोमेंटम क्या लिखोगे, टाइगर मोमेंटम मास ऑफ टाइगर कैपिटल M और वेलोसिटी ऑफ टाइगर कैपिटल V। अब देखो n बेटा एज इट इज, n की वैल्यू एज इट इज रख ले, मास ऑफ बुलेट तो 50 ग्राम है, तो किलोग्राम बना लो बेटा, 50/1000 कितना आ जाएगा, 50/1000 इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी आ जाएगी, 150, कितनी लिख सकते हैं यहाँ से, 150। इधर देखो मास ऑफ टाइगर कितना है 60, और वेलोसिटी ऑफ टाइगर कितनी हो जाएगी 10, बोलो आ जाएंगे यहाँ से। इस टर्म को सोल्व कर लो, n इज इक्वल टू 60 गुणा 10 कितना हो जाएगा 600, ऊपर कितना चला जाएगा 1000, ऊपर कितना चला जाएगा 1000, तो नीचे आ जाएगा 50 इंटू 150, बोलो कितना आ जाएगा 50 इंटू 150। अब इसको सोल्व कर सकते हैं बेटा आसानी से। सबसे पहले अगर हम सोल्व करना चाहें तो इसको सोल्व कर लें, 4 के ऊपर कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो आपके पास कैंसिल, इसको काटो कितना आ जाएगा 20, तो ये कितनी आ जाएगी 80 बुलेट्स, कितनी आ जाएंगी 80। तो कितनी बुलेट फायर करेगा उसको रोकने के लिए, तो नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी निकल के आ गई 80। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही वो बुलेट फायर करता है तो बुलेट का जो मोमेंटम है वो किसके बराबर हो जाए, टाइगर के मोमेंटम के बराबर। अगर दोनों मोमेंटम बराबर तो चेंज इन मोमेंटम जीरो, और यही हमें निकालना है, यहाँ से नंबर ऑफ बुलेट्स निकालनी है, तो इस फॉर्मूले से हम आसानी से निकाल सकते। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने समझ में आया होगा, तो उतार लें इस क्वेश्चन को बेटा, जिस बच्चे ने नहीं उतारा है, और रेज योर हैंड्स बेटा। थैंक यू बेटा नेहा, उतार लिया सर। उतार लिया, रफ कर दे बेटा इसको। थैंक यू बेटा रवीना। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या कहता है, वो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, और ये भी लिखा हुआ है कि आईआईटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 82 के अंदर, 1982। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है आईआईटी का। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट, एक बॉडी है जिसका मास 1 किलोग्राम है, और शुरुआत में कहता है और रेस्ट में,
explodes and break into 3 fragments of masses in the ratio 1:1:3। इसका मतलब एक बॉडी है तो 3 हिस्सों में टूट गई, 3 हिस्सों में टूट गई मतलब m1:m2 एक ही थी बेटा पहले और वो इन रेशियो के अंदर टूट गई रेस्ट की पोजीशन, कोलिजन के बाद उसके 3 टुकड़े बन गए। कि बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट, इसका मतलब मैं एक बात और कहूँ कि m1 प्लस m2 प्लस m3 ये किसके बराबर है बेटा 1 किलोग्राम। बोलो सही है। इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। अब देखें बेटा जब वो 1 किलोग्राम था पहले तो 3 हिस्सों में टूट गया और 3 हिस्सों में कैसे टूटा है 1:1:3 में। 2 पीस ऑफ इक्वल मास, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि 2 पीस है 1:1 तो इक्वल मास। फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखें। सबसे पहले एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ हैवियर फ्रेगमेंट। तो आपको बतानी है कि हैवियर फ्रेगमेंट की वेलोसिटी क्या। एक किलोग्राम का कोई भी मास था, बॉडी था, उसको रेस्ट में रखा गया, फिर वो 3 हिस्सों में टूट गया बेटा, 3 हिस्से टूट गए 1:1:3 में, कोलिजन के बाद उसके 3 टुकड़े हो गए। तो सपोज दैट मैं मान सकता हूं कि अपने पास ऐसा केस है, एक हिस्सा ऐसे गया होगा, ये सपोज दैट मैंने m1 और v1 वेलोसिटी से, एक हिस्सा ऐसे आया होगा m2 और v2 वेलोसिटी से, और माना कि एक हिस्सा m3 और ये ऐसे मान लिया हमने v3 वेलोसिटी से। ये आपके पास कंडीशन हमने मान, ये एक लाइन ले ली बेटा ऐसे डॉटेड। क्या कहा है वो देखें। A body of mass 1 किलोग्राम explodes and break up into 3 fragments, 3 टुकड़े बन गए 1:1:3। 2 पीस ऑफ इक्वल मास, मतलब m1 और m2 की वैल्यू क्या है बेटा इक्वल। ये कंडीशन दी हुई है कि m1 और m2 की वैल्यू है वो बेटा आपके पास इक्वल है। अब कहता है 2 पीस ऑफ इक्वल मास फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आपसे कहता है कि जिनका मास इक्वल है वो ऐसे टूटे हैं कि जब वो चल रहे हैं, फ्लाई ऑफ चल रहे हैं, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो एंगल है वो बेटा कितने डिग्री का है 90। देखो ये m1 बॉडी और ये कौन सी है m2 मास। तो m1 और m2 में खुद कह रहा है 2 पीस ऑफ इक्वल मास, तो इक्वल कौन कौन से हैं m1 और m2। फ्लाइज ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड कितनी कह रहे हैं 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसकी स्पीड भी 30 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड भी। लेकिन टकराने के बाद, टूटने के बाद सॉरी, तो एक m1 है और m2 दोनों 30-30 मीटर से चलते हैं और दोनों के बीच का एंगल कितना कहता है 90 डिग्री है। बोलो बेटा कितना कहता है 90 डिग्री। ठीक है। अब कहता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ हैवियर फ्रेगमेंट, और माना जो हैवियर फ्रेगमेंट है उसकी वेलोसिटी, ये डायरेक्शन ले ली बेटा हमने, और m3 ये, तो 3 टुकड़े टूट गए m1 m2 और m3। तो एक बात देखना आप, ये 2 पार्टिकल इधर आ रहे हैं और एक पार्टिकल अकेला इधर जा रहा है। ठीक है। तो अगर मैं बात कहूं कि यहाँ अगर हम अप्लाई करें सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लेते हैं, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अलोंग हॉरिजेंटल। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो हॉरिजेंटल के अलोंग लगा लेते हैं। तो हॉरिजेंटल के अलोंग देखो एक तो m3 v3 है, और इधर अगर हम बात करें तो हॉरिजेंटल के अलोंग नहीं, हमें कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे। क्या तोड़ने पड़ेंगे कंपोनेंट। तो इसका अगर कंपोनेंट तोड़ूंगा मैं वेलोसिटी का बेटा, तो यहाँ आएगा v1 cos 45, क्योंकि टोटल एंगल 90 डिग्री का है, तो ये कितने का बेटा 45, तो नीचे वाले भाई कितने का होगा 45। और एक कंपोनेंट ऐसे तोड़ो तो ये बनेगा v1 sin 45। ठीक है। ऐसा ही इसका तोड़ो तो v2 sin 45, और कोस वाला इधर ही टूट जाएगा v2 cos 45। देखो बात करते हैं कि एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया, तो रिजल्टेंट डायगोनल ये बताएगा। ऐसा इसमें एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया,
और रिजल्टेंट आपके पास ये बना है। तो हमने क्या तोड़े हैं बेटा, इनके कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तोड़ा है और एक हमने क्या तोड़ा है, वर्टिकल। अब हम अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल लगाएंगे। क्या आ जाएगा, देखो m3v3, ये m3v3 है, ये बराबर होना चाहिए इन दोनों के। तो क्या लिखोगे, m1 अलोंग हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, v1 cos 45, तो v1 cos 45 प्लस m2 v2 cos 45, बोलो कितना आ जाएगा, m2 v2 cos 45। फिर समझ लें, मैं फिर आपके सामने एक बार दोबारा से बता रहा हूँ अच्छे तरीके से कि रियल में आपसे क्या कहा गया है और क्या सिचुएशन आपको यहाँ से निकालनी है। देखिए, सबसे पहले आपके पास 1 किलोग्राम की बॉडी थी, उसके 3 टुकड़े अपने सामने बनाए गए हैं और तीनों टुकड़े में कहता है 2 टुकड़े एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो एक टुकड़ा ऐसे गया था, एक टुकड़ा ऐसे गया था, ये m1 है, ये m2 है, और एक मान लो ऐसे गया m3। ठीक है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए 90 डिग्री, ये एंगल ले लिया। तो हमें अलोंग हॉरिजॉन्टल मोमेंटम निकालना, तो इसकी स्पीड हमने v3, इसकी हमने v1 और इसकी v2, ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है बेटा 30 मीटर पर सेकेंड, ये भी गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। इसके कंपोनेंट तोड़ने थे, तो एक तो ये बन गया v1 cos 45, क्योंकि टोटल एंगल 90, तो ये ऊपर वाला 45, नीचे वाला। एक कंपोनेंट इसके लिए बन गया v1 sin 45। ऐसे ही इसका तोड़ना है, तो इसका तोड़ेंगे तो ये v2 sin 45 और ये बन जाएगा v2 cos 45। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। और अब हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालना है, तो m3v3 इज इक्वल्स टू m1v1 cos 45 m2v2 cos 45। देखो बेटा, बात करते हैं सबसे पहले m1 m2 और m3, आपके पास जो वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और क्या वैल्यू आपके पास आएंगी वो आप देख सकते हैं। देखो m1 की वैल्यू निकालें तो m1 कैसे निकाल सकते हैं, m1 1 डिवाइड बाई टोटल आपके पास क्या है 3 जमा 1 जमा 1 कितना हो जाएगा 5। तो अपने पास कंडीशन निकालें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। ऐसे ही अगर आप m2 की निकालें तो दोनों सेम है। देखो m1 की वैल्यू बेटा हम निकालते हैं तो अपने पास क्या निकल के आती है वो ध्यान से देखें। m1 की वैल्यू देखो 1, रेशियो प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाएंगे 1, तो 3 जमा 1 जमा 1 कितना हो जाएगा अपने पास 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है 1/5, तो ये आ जाएगा अपने पास 0.2 किलोग्राम। m2 इसके बराबर है ही, तो इसको भी लिखोगे 0.2 किलोग्राम। ठीक है, 0.2 और 0.2 कितना हो गया 0.4, तो m3 अपने आप 1 किलोग्राम में से घटा दो, कितना आ जाएगा 0.6 किलोग्राम। बोलो कितना है 0.6। अब देखो m3 की वैल्यू आ चुकी है, v3 बेटा हमें निकालना है, m1 है, v1 अपने पास है 30, cos 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2, m2 हमारे पास है, v2 हमारे पास 30 है, cos 45 1/√2, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी v3, और यही बेटा हमें निकाल। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर डिपेंड है। Anyone student have problem, consult with me. कर लेंगे बेटा इसको। नेहा बेटा, सोहनी, मुस्कान, कर लेंगे बेटा क्वेश्चन को। यस सर। थैंक यू बेटा। तो ये डिपेंड थे बेटा अपने पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर, और आप इसको अच्छे से उतार लेना, क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम स्टार्टिंग करते हैं। देखो नेक्स्ट चैप्टर में अगर हम बात करें तो अपने लिखें चैप्टर सेकंड, चैप्टर सेकंड बेटा, और चैप्टर सेकंड अपने पास निकल के आता है, उसका नाम है, प्रत्येक विद्यार्थी इसको नोट बना ले बेटा,
फ्रिक्शन। इसी यूनिट का जो सेकंड चैप्टर है बेटा वो अपने पास निकल के आता है और वो है बेटा अपने पास फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन अपने पास क्या होता है, क्या क्या कंडीशन होती है, कितने टाइप का होता है, सारी बातें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे सभी बच्चे। फ्रिक्शन रियल में क्या हो? फ्रिक्शन रियल में बेटा एक अपोजिंग फोर्स होता है, ठीक है, जो मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शन रियल में एक अपोजिंग फोर्स होता है जो मोशन का क्या करता है, अपोज। तो क्या कहते हैं इसको? इट मे बी डिफाइन एज whenever a body moves or tends to move over the surface of another body, a force come into play which act parallel to surface of contact and oppose relative motion called फ्रिक्शन। उसको कहते हैं फ्रिक्शन। तो सबसे पहले अपने पास सेकंड चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पहले निकल के आई है बेटा कि फ्रिक्शन क्या होता है, रियल में फ्रिक्शन क्या। तो वैसे हमने एक नाम दिया है इसको कि फ्रिक्शन बेटा एक आपके पास अपोजिंग फोर्स होता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन समझेंगे। इट में बी डिफाइन एज, ऐसे डिफाइन करेंगे बेटा कि व्हेन एवर ए बॉडी मूव और टेंड्स टू मूव, या तो कोई बॉडी बेटा ये कोई सरफेस, इसके ऊपर हमने एक बॉडी रख दी, एक ब्लॉक रख दिया इस, ठीक है, और इसके ऊपर बेटा हम इधर अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, इसके ऊपर बेटा हम इधर अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि व्हेन एवर, जब ए बॉडी मूव, या तो कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर मूव करती है या टेंड्स टू मूव, या मूव करने का प्रयास करती है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, किसी दूसरी बॉडी की सरफेस पे। तो एक तो बेटा नीचे वाला सरफेस हो गया जो ये ब्लॉक जिसके ऊपर रखा हुआ है, और एक जो ब्लॉक है इसका खुद का सरफेस हो गया नीचे वाला हिस्सा। तो कहता है कि जब ये ब्लॉक इस नीचे वाले सरफेस के ऊपर चलेगा, कहता है कि व्हेन ए बॉडी मूव और टेंड्स टू मूव, या तो चल रही है या चलने का प्रयास कर रही है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, किसी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर, तो कहता है एक फोर्स कम इनटू प्ले, एक फोर्स पैदा होगा जो लगेगा, विच एक्ट, जो लगेगा पैरेलल टू सरफेस, सरफेस के क्या लगेगा, पैरेलल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड अपोज। पहला तो काम कहता है कि वो लगेगा, वो पैरेलल टू सरफेस लगेगा, और फिर कहता अपोज रिलेटिव मोशन, और किसका अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, क्या कहलाएगा, फ्रिक्शन। तो इसका मतलब आप अप्लाइड फोर्स अगर इधर लगा रहे हो, ये डायरेक्शन है, तो फ्रिक्शन इससे अपोजिट पैदा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये आ गया अपने पास फ्रिक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने ब्लॉक को इधर खींचा है, तो इस सरफेस के ऊपर जब ये मूव करेगा तो एस के अंदर एक ऐसा फोर्स पैदा होगा जो पैरेलल, देखो सरफेस के पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया बेटा, ये इधर जा रहा है तो सरफेस ये है आपके पास, तो सरफेस के क्या हो गया, पैरेलल, और कहता है अपोज करेगा किसका, रिलेटिव मोशन। तो मोशन की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि आप अप्लाइड फोर्स भी इधर लगा रहे हो, तो मोशन इधर है और फ्रिक्शन इधर है, तो इसका मतलब अपोज होगा इसके मोशन का। तो एक ऐसा फोर्स, जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर चलती है तो उसके अंदर एक ऐसा फोर्स पैदा होता है, एक फोर्स ऐसा पैदा होता है
जो हमेशा सरफेस के पैरेलल होगा और उसके मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसका मतलब याद रखना कि जो फ्रिक्शन फोर्स है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट होता है, मोशन के क्या होता है, अपोजिट। तभी उसको क्या कर सकता है, वो रोक सकता है, उसको क्या कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, तो हमने इसके डेफिनेशन को पढ़ा है। एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर अगर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर मूव करती है तो एक फोर्स पैदा होता है और उस फोर्स से वो फोर्स उस मोशन का क्या करता है, अपोज, और उसी फोर्स को क्या नाम दिया जाता है, फ्रिक्शन फोर्स, या क्या नाम दोगे उसको, फ्रिक्शन। ठीक है, जो मोशन ऑफ डायरेक्शन के हमेशा बेटा क्या होगा, अपोजिट। यहाँ तक डेफिनेशन उतार लें बेटा, और डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो कोई विद्यार्थी पूछ सकता है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। कर लिया बेटा यहाँ तक? यस सर। थैंक यू बेटा। यस सर। देखें, अब सर हम इसके अंदर बात करते हैं। सबसे पहला आपके पास आता है और वो निकल के आता है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की क्या क्या टाइप्स होते हैं, कितने टाइप। सबसे पहला लिखें बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे पहला आपके पास आता है और सबसे पहला आता है स्टैटिक फ्रिक्शन, या इसका ब्रैकेट में नाम लिख लें सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। दूसरा नाम होता है इसका सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसको फिर हम सब पहले इसकी डेफिनेशन लेते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which come into play between two bodies before one body actually start moving over the other, called static friction। देखिए, पहले तो सभी बच्चे इस डेफिनेशन को उतार लें और इसको लिख दिया जाता है एफ एस के नाम से, स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एस के नाम से। तो क्या सिचुएशन आपके पास आती है कि कहता है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक ऐसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम इनटू प्ले, तब पैदा होगा बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडी के बीच। तो सपोज दैट बेटा, एक तो आपके पास ये सरफेस, एक बेटा आपके पास इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है और आपने इधर बेटा अप्लाइड फोर्स लगाया है जो आप खींच रहे हैं इसको, लेकिन इसके नाम में देखें यहाँ पे स्टैटिक। स्टैटिक और स्टैटिक का मतलब रियल होता है बेटा, वो होता है रेस्ट। स्टैटिक का जो रियल मीनिंग होता है बेटा वो होता है रेस्ट। आप कितना भी अप्लाइड फोर्स लगाएं, सपोज दैट आपने 5 न्यूटन लगाया तब भी ये मूव नहीं कर रहा है, आपने बढ़ा के 7 कर दिया तो भी ये मूव नहीं कर रहा है, आपने बढ़ा के 10 कर दिया तो भी ये मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब जितना आप इसके ऊपर फोर्स बढ़ा रहे हो अप्लाइड, उतना ही इसमें एक ऐसा फोर्स पैदा हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, जो इसको बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इसका मतलब इसको किस में रख रहा है, रेस्ट। ठीक है, जितना आप फोर्स बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब जितना फोर्स बढ़ाओगे तो उतना ही इसके अंदर क्या बढ़ता जा रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट है।
तो इसको बिल्कुल भी मोशन नहीं करने दे रहा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको किस में रखेगा, रेस्ट में। तो क्या कहा है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक ऐसा फ्रिक्शन विच कम इनटू प्ले, तब आएगा वो प्ले जब पैदा होगा बिटवीन टू बॉडीज। कितनी बॉडी होगी, एक नीचे वाली होगी और एक ब्लॉक होगा। कितनी होगी, दो बॉडी। बिफोर, उससे पहले, कब, व्हेन वन बॉडी एक्चुअली स्टार्ट मूविंग, कि अगर कोई बॉडी उससे पहले पैदा होगा जब कोई बॉडी एक्चुअली स्टार्ट करेगी चलना। तो इसका मतलब एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले वो किस में थी, रेस्ट में। बोलो किस में थी, रेस्ट में। तो कहने का मतलब, आप एक ऐसा फोर्स, आपने 5 न्यूटन लगाया तब भी फ्रिक्शन फोर्स पैदा हुआ, आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर आपने 7 बढ़ाया तो इसका मतलब फिर इसने सेल्फ एडजस्ट कर लिया, एक ऐसा फोर्स कि अब भी ये मोशन नहीं करेगा, रेस्ट में ही रहेगा। फिर आपने 10 न्यूटन कर लिया तब भी फिर इसने सेल्फ एडजस्ट कर लिया, एक ऐसा फोर्स फ्रिक्शन बढ़ा लिया, फिर भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो इसका मतलब एक ऐसा फोर्स कम इनटू प्ले बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडी के बीच में एक ऐसा फोर्स पैदा होगा बिफोर वन बॉडी एक्चुअली स्टार्ट मूविंग, जब एक बॉडी एक्चुअली स्टार्ट करेगी मूव करना किसी की दूसरी बॉडी के ऊपर, उससे पहले जो फोर्स ऑफ आपके पास अपोजिंग फोर्स होगा उसको किस नाम से जाना जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से। और कहने का बेसिक मतलब क्या है कि ऐसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो उस बॉडी को बिल्कुल भी मोशन ना करने दे, हमेशा रेस्ट की पोजीशन में रखे, वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहलाएगा बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब मोशन होने से पहले, कि मोशन ना हो उससे पहले किस में थी, रेस्ट में, तो उसको रेस्ट में ही रखे। अब जितना फोर्स बढ़ाओगे, जितना फोर्स बढ़ाओगे उतना ही अपोजिंग फोर्स बढ़ाता चला जाएगा। और इस अपोजिंग फोर्स, क्यों, क्योंकि इसको किस में रखना, उस बॉडी को रेस्ट में। और ऐसे को क्या कहा जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। कहने का अपना बेसिक एग्जांपल बेटा, जैसे अपनी कोई गाड़ी फंस जाती है तो जितना ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, जब सिंगल गाड़ी फंस जाती है बिना टोचन के निकालते हैं तो जितना फोर्स बढ़ाते हैं उतना ज्यादा वो मिट्टी के अंदर धंसती चली जाती है नीचे की तरफ। तो फोर्स बढ़ाते हैं तो और धंसती है, फिर और फोर्स बढ़ाते हैं तो और धंसती है। तो इसका मतलब जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे हो धंसता स्टार्ट कर रही है, तो इसका मतलब अपोजिंग फोर्स क्या रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको बाहर नहीं निकलने देती। तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है आपके पास, स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसको किस नाम से जाना जाता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कि आप जितना फोर्स बढ़ाओगे उतने जो उसके टायर हैं और जमीन में धंसते चले जाते हैं, और जमीन में धंसेंगे तो उतना ही फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये कहता है कि ऐसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम इनटू प्ले बिटवीन टू बॉडीज बिफोर वन बॉडी, उससे पहले जब एक बॉडी एक्चुअली स्टार्ट करे मूविंग करना किसी दूसरी बॉडी के ऊपर, वो क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। इसको उतार ले डेफिनेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। रब कर दें इसको। उतार लिया सर। थैंक यू बेटा। सर कर लिया। देखो दूसरा क्वेश्चन लिखें, दूसरी टाइप लिखें इसकी। और दूसरी टाइप है बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, दूसरी टाइप की बात करें तो दूसरी टाइप बेटा अपने पास आती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो क्या होता है, मैक्सिमम force of friction which come into play when, यहाँ पे एक वर्ड और लिख लेंगे बेटा छोटा सा, स्टैटिक, maximum force of static friction come into play when a body just start moving on surface of
another body is called limiting friction. Is called limiting friction. ये अपने पास डेफिनेशन है बेटा, मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच कम इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग, एक बॉडी जस्ट मूविंग करना शुरू कर दे, सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड लिमिटिंग। अब वही चीज है बेटा, एक बार ध्यान से सुनो, ये सरफेस, ये आपके पास बॉडी, आपने यहाँ फोर्स लगाया, आपने पहले 5 न्यूटन लगाया था, तब फिर आपने 7 न्यूटन लगाया, फिर 10 न्यूटन। अब कोई तो एक ऐसी लिमिट होगी, इधर आपका फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था, इसको बिल्कुल भी मूव नहीं करने दे रहा था, लेकिन अगर मान लो हमने फोर्स 11 न्यूटन लगाया, 11 न्यूटन लगाते ही जो अपनी गाड़ी धसी हुई होती है, वो जब हम टोचन करते हैं तो क्या हो जाते हैं, निकल जाती है। तो इसका मतलब जब अपना अप्लाइड फोर्स ये किससे ज्यादा हो, स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा लगाते ही ये जस्ट चलना क्या कर देगी, शुरू। जब अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो बॉडी क्या होगी बेटा, जस्ट चलना शुरू करेगी। और जब बहुत ज्यादा लगाएंगे तो एक्चुअली क्या करेगी, मूव, दौड़ना शुरू कर देगी। तो कहता है कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच कम इनटू प्ले जब व्हेन ए बॉडी जस्ट, जब एक बॉडी जस्ट मूविंग स्टार्ट, सिर्फ चलना ही शुरू करे, जस्ट मूविंग स्टार्ट ऑन सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। सपोज दैट ये अगर 11 न्यूटन के ऊपर चलना शुरू कर गया, तो इसकी जो लिमिट थी, इसकी क्या थी जो लिमिट, मान लो इसकी लिमिट थी 10.9 न्यूटन, और आपने 11 न्यूटन देते ही ये क्या होगा, चलना शुरू कर गया। या आप कह सकते हो यहाँ पे 10.10 न्यूटन, आपने 10.9 न्यूटन तो इसकी लिमिट थी, इतने तक तो ये आगे नहीं जाने देता इसको, लेकिन जैसे ही आपने 10.10 न्यूटन फोर्स लगाया तो ये जस्ट चलना शुरू करेगा। और एक ऐसा फ्रिक्शन जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जिसकी मैक्सिमम वैल्यू, जिसकी क्या हो, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैंने क्या लिखवाया है कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच कम इनटू प्ले, मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब पैदा होगी जब बॉडी जस्ट चलना शुरू करे, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, लिमिटिंग फ्रिक्शन। कहने का मतलब एक ऐसी लिमिट होती है जिसके बाद वो जस्ट चलना शुरू कर दे। मान लो हमने यहाँ पे माना कि 10.9 न्यूटन तक अगर हम फोर्स लगाते, जैसे 10 न्यूटन तक लगाया था, नहीं चलने दिया, फिर 10 के बजाय हमने 10.5 किया, तब भी नहीं चलने दिया, फिर हमने 10.9 किया, तब भी नहीं चलने दिया, लेकिन जैसे ही हमने 10.10 किया तो ये बॉडी जस्ट चलना शुरू होगी। तो इसका मतलब ये इसकी क्या है, मैक्सिमम लिमिट, क्या है, मैक्सिमम लिमिट। और ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो क्या कहलाया है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो मैक्सिमम फोर्स विच कम इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी जस्ट स्टार्ट, वो सिर्फ जस्ट चलना शुरू करे। तो स्टैटिक में वो बिल्कुल रेस्ट में थी, लिमिटिंग में लिमिट क्रॉस होगी और जस्ट चलना शुरू कर दिया। जैसे हम टोचन करते हैं तो अकेले गाड़ी नहीं निकलती है, टोचन करते ही उसकी लिमिट खत्म हो जाती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, उससे ज्यादा अप्लाइड फोर्स मिल जाता है, और अप्लाइड फोर्स ज्यादा मिलते ही वो बॉडी क्या होती है, निकल जाती है। तो वही कंडीशन है कि अगर एक बॉडी किसी सरफेस के ऊपर जस्ट चलना शुरू कर दे और तब वो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, उसको किस नाम से जाना जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। किस नाम से जानोगे उसको, लिमिटिंग फ्रिक्शन। उतार ले बेटा इसको, सभी बच्चों ने उतार लिया होगा। उतार लिया बेटा सभी ने, उतार लिया सर। यस सर। तो आज की क्लास हम बेटा यहीं एंड करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर टुडे फॉर कोऑपरेशन, बच्चों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। और अच्छा समझने के लिए बेटा सभी बच्चे एक बार रेज योर हैंड्स, अपने हाथ खड़े करें और हम क्लास का यहीं पे एंड करें। थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, नाइस बेटा। अब आपकी नेक्स्ट क्लास शुरू होगी, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए।